सरोकार। यूपीएमएलसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तो यूपीएमएलसी उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि दोनों सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। जी हां, एमएलसी उपचुनाव में भाजपा ने दोनों ही सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी उपचुनाव में जीत चुके हैं। बीजेपी के मानवेंद्र को 280 वोट कुल मिले हैं, जिसके बाद मानवेंद्र ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि सपा के दोनों ही प्रत्याशियों की इस दौरान हार हुई है। कांग्रेस और बसपा ने बनाई उपचुनाव से दूरी। आपको बता दें कि इस उपचुनाव से कांग्रेस और बसपा दोनों ने ही दूरी बनाई हुई थी और इस उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी को राजा भैया की पार्टी का भी पूर्ण समर्थन मिला है। सपा के कुल 3 वोट नहीं पड़े। सपा के 2 विधायक इस वक्त जेल में है, तो यानी कि कुल सपा के तरफ से 3 वोट जो है वो नहीं डाले गए हैं। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे भी अब घोषित हो चुके हैं, जहां भाजपा के दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, यूपी एमएलसी उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां भाजपा के दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस दौरान विपक्ष की आखिर कमी कहां रह गई? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए इस एमएलसी उपचुनाव की, तो ये शुरू से माना जा रहा था कि इस एमएलसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। और जहां जिस हिसाब से सपा ने अपने दोनों प्रत्याशियों को उतारा था और उन प्रत्याशियों ने बाकायदा सभी राजनीतिक दलों को, जो उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, सक्रिय रूप से राजनीति करते हैं, उनको बाकायदा एक लेटर लिखा गया था कि उन्हें इस एमएलसी के उपचुनाव में वोट किया जाए। बाकायदा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी सदस्य है विधान परिषद के, उनको भी लेटर लिखा गया था। सुभाषपा को लेटर लिखा गया था, तमाम पार्टियों को लेटर लिखा गया था, ताकि वो उनका समर्थन करें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको वोट करें। ठीक है विवेक, अब जिस तरीके से ये नतीजे सामने आ चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर इस दौरान ब्रजेश पाठक के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे, तो क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर ने भी भाजपा को समर्थन दिया है? जी, अगर बात की जाए तो तस्वीर निकल के सामने आई थी जब मताधिकार करके लौट रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। तो ये दोनों मताधिकार करने पहुंचे थे और मताधिकार के करने के बाद वापस लौट रहे थे, तो वहां की यह तस्वीर है। और जिस तरीके से कई बार डिप्टी सीएम के साथ ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें आ चुकी हैं, दोनों का मुलाकात जो है वो रेगुलर तौर पर होता रहता है। और राजभर की कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस तरीके के संबंध है, क्योंकि डिप्टी सीएम पहले बसपा में कार्यकर्ता थे, बसपा से राजभर से उनसे पहचान, तो इनका ये पुराना रिश्ता है और यही दलील वो आगे भी इस मुलाकात के लिए देते भी आए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से राहत नहीं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बार जमानत की अर्जी डाली थी, जिसको भी खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सपा विधायक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगजनी केस में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। महराजगंज जेल में बंद है विधायक इरफान सोलंकी, जिनकी जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को राहत नहीं मिली है और हाईकोर्ट ने एक बार फिर से जमानत की अर्जी खारिज की है। आपको बता दें कि दूसरी बार जमानत की अर्जी डाली गई थी। एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सपा विधायक इरफान सोलंकी की दूसरी बार भी जमानत की जो याचिका है और जो अर्जी है वो खारिज कर दी गई है, आखिर वजह क्या है? सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें जो है अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बात की जाए तो दूसरी बार जमानत के लिए ये अर्जी डाली गई थी, लेकिन दूसरी बार भी उनको जो है राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। आगजनी के केस में ये सुनवाई अब 17 जुलाई को जो है टाल दी गई है और हाईकोर्ट 17 जुलाई को जो है अगली सुनवाई करेगा। और इसके बाद अगर बात की जाए तो उनके भाई की भी जमानत पे अर्जी सुनवाई चल रही है और ये याचिका जो है 4 दिन पहले सुनवाई की गई थी कि उनके भाई को भी जो है वहां से कोई राहत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट ने बाकायदा इस केस में कुछ 5 बिंदुओं पर एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट भी तलब की है। तो हाईकोर्ट भी जो सख्ती से रुख अपना रहा है इरफान सोलंकी के खिलाफ इस केस में। मुस्कान, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
गाजियाबाद में ताबड़तोड़ गोलीबारी की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई है। ये सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से है, जहां दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है, जिसका फुटेज भी अब सामने आ रहा है, जो प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे होंगे। एक महिला और एक युवक इस ताबड़तोड़ फायरिंग में घायल भी हुए हैं। वही घटना से इलाके में हड़कंप भी मच गया है। ये वही तस्वीरें हैं जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। युवक की हत्या के इरादे से बदमाश आए थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। दीपावली पर हुए झगड़े का बदला लेने का इरादा था। एक युवक ने दूसरे युवक की सुपारी दी थी, जिसके बाद ही ये जो फायरिंग है, ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। घटना के बाद पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, ये जो तस्वीरें इस वक्त प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे हैं कि गाजियाबाद में ताबड़तोड़ गोली बरसाई गई है, जिसकी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है, तो क्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, थोड़ी देर पहले ये फुटेज आई है, ये सीसीटीवी वही फुटेज है जो कि ये बदमाश जो है बाइक सवार सीधे आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां वहां से बरसाते हुए निकल रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, देखिए किस तरीके से ये लोग वहां पर आते हैं। हालांकि ये हत्या के इरादतन से वहां पहुंचे थे, एक व्यक्ति को वहां पर इन्होंने मारना था, लेकिन कहीं ना कहीं जब वहां पर ये नाकाम हुए, वहां पर इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जहां पर एक महिला और एक युवक यानी कि जो लड़का वहां खड़ा था, घर के बाहर खड़ा था, उसको गोली लगती है। आनंद फानंद में देखिए फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से अंदर घर के तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग। लेकिन बाइक सवार जो है यानी जो बदमाश थे, किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए और वहां से इलाके से फरार हो रहे हैं। यानी कि पुलिस के सवाली निशान खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर मतलब युवक वहां से ये जो बदमाश है यहाँ से फरार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी बात है यहाँ पर गाजियाबाद में, क्योंकि अमूमन ऐसे तस्वीरें देखी गई हैं बिहार या अन्य राज्यों में, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद में अब ये इस तरह की जो घटना सामने आई है, ये कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली घटना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें वाकई विचलित कर सकती है कि दिन दहाड़े इस तरीके से गोलीबारी कर दी गई है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंदौली में खड़ी ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। खड़ी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। ये पूरी खबर चंदौली से है, जहां हादसे में ट्रक का ड्राइवर केबिन में फंसा। बिहार से बनारस की तरफ ये ट्रक जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई है। आपको बताते चले कि बनारस की तरफ ये ट्रक जा रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ड्राइवर को बाहर निकाला है। सदर कोतवाली क्षेत्र NH2 जगदीश सराय का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां खड़ी ट्रक में एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। तो अयोध्या में गोंडा सांसद ब्रजभूषण के समर्थन में संतों ने भरी हुंकार। तो जो साधु संत है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। अयोध्या में वैदेही भवन में एकजुट हुए साधु संत। 5 जून को जन चेतना रैली को लेकर संतों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। आपको बताते चले कि पॉस्को एक्ट में बदलाव को लेकर संतों ने बड़ी बात भी कही है। संतों की मांग पॉक्सो एक्ट में होना चाहिए बदलाव। संतों ने मांग की है कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया जाना चाहिए, यानी कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग किए जाने का भी आरोप इस दौरान साधु संतों ने लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, गोंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अब साधु संत उतर आए हैं, वही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साधु संत जो है ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवाने के जो बीच विवाद चल रहा था, उसमें कहीं न कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। बात करें तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1992 में अयोध्या आंदोलन में काम किया था, तो कहीं न कहीं वहां से उनकी छवि जो है वो बनी हुई थी। उसके बाद से वो लगातार सांसद रह चुके हैं, सपा से रह चुके हैं सांसद, भाजपा सांसद रह चुके हैं और हमेशा जो है वो हिंदुत्व की राजनीति में सक्रिय भाग भी लेते रहे। तो साधु संत ने ये भी कहा है कि पॉस्को एक्ट में बकायदा जो है कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इसका लगातार दुरुपयोग किया गया है और दुरुपयोग करने के तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाया जा रहा है। ठीक है विवेक, ये भले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी 5 जून को होनी है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो जब भी मोर्चा खोलते हैं तो वो अयोध्या से ही मोर्चा खोलते हैं। तो अयोध्या से आखिर उनका खास लगाव ऐसा क्या है? देखिए, जब बात की जाए तो वो अयोध्या से उनका एक खास लगाव देखा जा सकता है कि जब 1992 में
और ये बाबरी कांड हुआ था उस समय वो भी सक्रिय रहे थे। और जिस तरीके से जब रथ आया था आडवाणी जी का, तो उस जो दौरे थे उसमें भी काफी सक्रियता से भूमिका निभाई थी, जहां से उनका जो जुड़ाव जो है विश्व हिंदू परिषद से भी हुआ था, वहां के साथ संतों से भी उनका जुड़ा हुआ था। इस हिसाब से अगर उस एरिया की बात की जाए फैजाबाद अयोध्या, तो वो उनका एक तरीके से होम टाउन एरिया माना जाता है, जहाँ उनकी पकड़ काफी अच्छी है। इस लिहाज से वहाँ के साधु संत जो है उनका समर्थन करते आ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सपा कार्यालय में हुई एक अहम बैठक। सपा कार्यालय में एक बार फिर से बैठक की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय में हुई है बैठक में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो अखिलेश यादव ने बैठक में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से सपा के कार्यकर्ताओं को बचने की नसीहत दी गई है। वही अखिलेश यादव ने कहा, कुछ कार्यकर्ता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध पोस्ट डालते हैं, ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अखिलेश यादव ने एक बैठक की है। वही बैठक में कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश देते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में पैनलिस्ट सावधानी से अपनी बातों को लोगों के सामने रखें, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। किसी भी समाज समुदाय के आहत होने वाले बयान न देने की भी नसीहत इस दौरान सपा कार्यालय पर सपा सुप्रीमो द्वारा दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए विवेक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विवेक, आज सपा कार्यालय पर एक अहम बैठक की गई है, जिसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग से किस तरीके से बचे कार्यकर्ता, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम दिन कहा जा सकता है, क्योंकि वो चुनाव जहां वोटिंग चल रही थी और उसी बीच समाजवादी पार्टी ने वोटिंग के बाद जो एक बैठक की थी और सभी कार्यकर्ता वो सपा कार्यालय पे जुटे हुए थे। उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े नेताओं के खिलाफ पोस्ट करते हुए या फिर शिकायत करते हुए सोशल मीडिया पे देखे जा रहे हैं। इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। अगर इस तरीके की कार्रवाई आगे जारी रही तो समाजवादी पार्टी उन पर जो है वो अनुशासनहीनता का कार्रवाई करेगी। और निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो सावधानी से की जाए, और किसी भी डिबेट में धार्मिक मुद्दों पर उनके पैनलिस्ट बैठते हैं तो उनको भी कोई तथ्य पर बात करने के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और किसी भी प्रकार के समाज, धर्म या समुदाय को आहत करने वाले बयान देने से बचने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में रेप पीड़िता ने लगाए दारोगा पर गंभीर आरोप। रेप पीड़िता ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पूरा मामला लखनऊ का है, जहां 3 महीने बाद केस हुआ दर्ज। अब समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। रेप पीड़िता ने इस दौरान दारोगा पर ये आरोप लगाए हैं। जांच कर रहे दारोगा पर देर रात पीड़िता को फोन करने का गंभीर आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया है। वही पीड़िता ने शिकायत के बाद बताया कि ये केस दर्ज हुआ था। अमीनाबाद थाना क्षेत्र स्थित मौलवीगंज चौकी इंचार्ज पर रेप पीड़िता का ये गंभीर आरोप लगाया गया है। जो रेप पीड़िता ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो दारोगा है वो समझौते का दबाव बना रहा है। 3 महीने बाद एक तो केस दर्ज हुआ है और अब समझौते का लगातार पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा है। जांच कर रहे दारोगा पर देर रात पीड़िता को फोन करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। वही पीड़िता ने कहा कि शिकायत के बाद ये पूरा केस दर्ज हुआ था। अमीनाबाद थाना क्षेत्र स्थित मौलवीगंज चौकी इंचार्ज पर रेप पीड़िता ने ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो दारोगा है वो लगातार समझौते का दबाव बना रहा है। रेप पीड़िता ने ये दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो शाहजहांपुर में लव जिहाद का मामला एक बार फिर आया सामने। शाहजहांपुर से लव जिहाद की एक बार फिर से खबर सामने आई है। लव जिहाद का मामले में युवती को गंवानी पड़ी अपनी जान। तो लव जिहाद के मामले में एक युवती को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। धर्म बदलकर लिव इन रिलेशनशिप में युवक रह रहा था। युवती के प्रेग्नेंट होने पर युवक ने ली युवती की जान। तो युवती के प्रेग्नेंट होने के बाद जो युवक है उसने युवती को मौत के घाट उतार दिया। गर्भपात की गोलियों की ओवरडोज से युवती की गई जान।
नाम बदल कर रह रहा था हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक। आपको बताते चले कि एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। लगातार पूछताछ का दौर भी जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, शाहजहांपुर से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए मुस्कान जी, इस मामले में अगर हम बताना चाहेंगे तो शाहजहांपुर का जो मामला है, जहां पर एक युवक है जो हिंदू लड़की के साथ अपना नाम बदल कर रह रहा था और उसके साथ लिव इन रिलेशन में काफी समय से था, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसके साथ उसका गर्भपात कराने के विषय पर जिस तरीके से उसको गोलियां दी जा रही थी, तो उस गोलियों के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हुआ कि गोलियों की ओवरडोज के कारण इसकी मौत हुई है। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि जब वो आरोपी युवक है वो उस युवती को पहले हॉस्पिटल लेकर गया, जहां पर उसकी हालत बिगड़ी और उस दौरान उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के जो हॉस्पिटल के लोग थे और जो डॉक्टर थे, उन लोगों ने उसको संदिग्ध मानते हुए जिस तरीके से पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था। फिलहाल पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद जब मामले की पूछताछ की तो मामला सामने ये आया है कि वह युवक उस युवती से प्रेम करता था और दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, और यह युवक जिस तरीके से नाम बदल कर रह रहा था, तो इस मामले में एक तरीके से धर्मांतरण का भी मामला दर्ज होने की बात जो सामने आ रही है, और इस मामले में कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में और तफ्तीश की जाएगी। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो मथुरा में 8 साल के मासूम से कुकर्म और हत्या मामले पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हां, कुकर्म के आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। मासूम से कुकर्म और हत्या मामले पर दोषी को मथुरा के कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। मासूम को अगवा कर पहले किया था दुष्कर्म, फिर स्प्रिंग से गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी सैफ को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया था, जिसको अब सजा सुना दी गई है। मथुरा के औरंगाबाद थाना में 8 अप्रैल 2023 को ये पूरा केस दर्ज हुआ था, जिस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। तो 8 साल के आरोपी से दुष्कर्म और हत्या मामले पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं। कलीम, आज तकरीबन माना जाए तो ये 2023 का ही पूरा मामला था, जिस पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। वही अब इस मामले पर यह फैसला आया है कि जो दुष्कर्म का आरोपी है उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जिस तरीके से मथुरा के पॉक्सो कोर्ट ने एक 8 साल के मासूम के साथ कुकर्म करना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना के मामले में जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में उसको दोषी ठहराया है, और दोषी ठहराने के साथ साथ उसको फांसी की सजा सुनाने के साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले में आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ हुई थी तो पूछताछ में उसने पूरी बात बोली थी कि किस तरीके से उस मासूम को घर के सामने से अगवा किया और उसके बाद उसके साथ कुकर्म करने के बाद स्प्रिंग से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को एक नाले में ठिकाने लगाया था। फिलहाल जिस तरीके से आरोपी की निशानदेही पर उसके शव को भी बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम कराया गया था, तो इस मामले में अब जो है कोर्ट ने उसको दोषी ठहराते हुए जिस तरीके से फांसी की सजा सुनाई है, और इसके साथ ही ये जो संगीन अपराध है, इस मामले को लेकर के अन्य लोगों को भी चेतावनी दी है। कहीं ना कहीं इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो और घटनाएं बढ़ रही हैं, उन घटनाओं पर भी अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल ये एक बड़ी ठीक है घटना थी करीम, जिस तरीके से 8 अप्रैल 2023 का वो दिन था जब आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन इस मामले पर बेहद ही जल्द कार्रवाई करते हुए आखिरकार जो आरोपी है उसे सजा दे दी गई है। तो क्या माना जाए कि जो अब रेप के आरोपी है उनको इतनी जल्दी सजा मिल जाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कोर्ट में पहले देखा जाता था कि जो रेप के मामले होते थे उसमें जो ज्यादा गंभीरता नहीं ली जाती थी, क्योंकि मामले दिन पर दिन चलते जाते थे और जो आरोपी हैं वो लगातार इस मामले में घटनाएं और कर रहे थे। फिलहाल अब इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से कोर्ट भी सख्त हुआ है और इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाइयां भी शुरू हो गई, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अब आरोपियों को जो दोषी ठहराए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर उनको सजा भी सुनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोर्ट भी अब इस मामले को लेकर सख्त हो गया है, रेप के मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ अब सजाएं भी सुनाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस बात से अब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो घटना है उन घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। क्योंकि अगर इस साल की बात की जाए तो कोर्ट के द्वारा अब तक लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को इस तरीके के संगीन आरोपों में दोषी ठहराया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। बिल्कुल, तो यानी कि कलीम अब जिस तरीके से इस बलात्कारी को सजा मिल गई है तो हो सकता है कि अब अपराध के मामलों में कमी आए। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अंबेडकर नगर में वन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, तो वन माफियाओं के हौसले अंबेडकर नगर में बुलंद हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप प्राइम टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, जहां वन माफिया हरे भरे पेड़ों पर बेखौफ होकर अपना आरा चलाते हुए उसे काटते होते हुए भी नजर आए हैं। वही पुलिस की मिलीभगत से काटे जा रहे हैं ये हरे भरे पेड़। सूचना पर पुलिस ने नई पकड़ी लकड़ियों से लदी ट्रॉली, और ये लकड़ियों से लदी ट्रॉली की लगातार सप्लाई भी की जा रही है। और ये तस्वीरें अंबेडकर नगर से है, जहां बेखौफ होकर वन माफिया पेड़ों पर कर रहे हैं वार। पुलिस लकड़ियों के कटान पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाने क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर अवैध तरीके से हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। वन माफियाओं के हौसले बुलंद है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, जिस तरीके से वन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं और लगातार वो हरे भरे पेड़ों को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर इस मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल मुस्कान जी, जैसे कि तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जहां एक तरफ योगी सरकार हर साल वृक्षारोपण करवाती है शुद्ध वातावरण के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ होकर के वन माफिया हरे पेड़ों पर कटान किए हैं, जबकि पुलिस की भी इसमें मिली भगत है। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि स्थानीय थाना इब्राहिमपुर को सूचना देने के बावजूद भी जो हरी भरी लकड़ी काट कर टाली से ले जा रहे हैं, उनको पकड़ने के बजाय लीपा पोती में लगे रहते हैं। आखिर इन सब लोगों पर कब लगेगा अंकुश? और दूसरी बात यह है कि पुलिस की मिली भगत से सारा यह खेल होता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कन्नौज में आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें आई है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई है। और ये सड़क हादसे की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत की भी खबर है। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है, जहां लखनऊ से औरैया जा रहे थे कार सवार, जिनकी कार अनियंत्रित होकर जो डिवाइडर है उससे टकरा जाती है। तीरवा कोतवाली क्षेत्र के 195 किलोमीटर दूर ये घटना हुई है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर है। गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड में कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। तो डंपिंग ग्राउंड में कंकाल मिलने से हड़कंप मचा है, और जिसके बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल देखने को मिला है। आपको बता दें कि कंकाल मिलने से लोगों में हड़कंप मचा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में भी पूरी तरीके से जुट चुकी है, और कंकाल को कब्जे में लेकर अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड में ये कंकाल मिला है, जिसकी जांच लगातार जारी है। थाना नंदग्राम क्षेत्र के सेवा नगर डंपिंग ग्राउंड का ये पूरा मामला है, और ये कंकाल डंपिंग ग्राउंड से मिला है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, डंपिंग ग्राउंड से एक कंकाल मिला है, ये कंकाल कितना पुराना बताया जा रहा है और ये किसका कंकाल है, इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में जो सेवा पार्क है, सेवा पार्क के पास में जिस तरह से ये कंकाल मिला, यानी डंपिंग यार्ड जो होता है कूड़े का अंबार, वहां पर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। हड़कंप लोग काफी घबरा गए, लोग काफी डर गए कि हालांकि एक कंकाल काफी पुराना लग रहा है देखने से, क्योंकि ये कंकाल काफी समय से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वहां पर पड़ा होगा या कहीं से लाकर यहाँ डाला गया होगा। लेकिन अब जब पुलिस ने उस कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया है, हालांकि अब जो उसको जांच के लिए भेजा जाएगा, उसका सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये कंकाल कितने साल पुराना है या कितने महीने पुराना है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इलाके में जैसे ही कंकाल मिला, उसके बाद स्थानीय लोग जो वहाँ के निवासी हैं उनमें हड़कंप मच गया। वो कहीं सहम गए, डर गए, क्योंकि अमूमन देखा गया है कंकाल जो होते हैं कभी कोई गाड़ देता है, या लेकिन डंपिंग यार्ड में इस तरीके से खुले में कंकाल मिलना, ये गाजियाबाद की बड़ी खबर है। उसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, अब कंकाल को कब्जे में ले लिया है। हालांकि अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये कंकाल किसका है और कितना पुराना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।